हेलो एवरीवन, कैसा आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल अच्छी परीक्षा ज्ञान में। तो जो आज का हमारा विषय है वो आपके हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। मैंने यहाँ पर 5 नदियों के बारे में लिखा हुआ है, तो इसे आज हम कवर करेंगे। यहाँ पर जो 5 नदियों के बारे में लिखा हुआ है उनमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो मैं एक एक नदी के बारे में आपको ब्रीफली तरीके से अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगी, लेकिन यहाँ पर मैंने पूरे 5 नदियों के बारे में लिखा हुआ है जितनी हिमाचल में बहती है, क्योंकि थोड़ा सा आपका बेस क्लियर हो जाएगा कि नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से इसका उद्गम स्थल है और ये कौन से जिले से होकर मतलब आगे बहती है आपकी। तो ये सारा आपका थोड़ा क्लियर हो जाएगा और कुछ अन्य तथ्य भी पढ़ेंगे जो आपके महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इनको एक एक नदी को अच्छे से ब्रीफली तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिमाचल में 5 नदियां बहती हैं। उसमें से जो आपकी 3 नदियां हैं उसका उद्गम आपका हिमाचल से ही होता है, लेकिन जो आपकी 2 बची हुई नदियां आपकी सतलुज और यमुना, उनका जो उद्गम स्थल है वो आपके बाहरी जगह से होता है। ठीक है, जैसे आपका यमुना को हो गया आपका उत्तराखंड से और सतलुज नदी आपकी उसके तिब्बत मानसरोवर से होता है। ठीक है, तो ये आपने ये भी ध्यान रखना है। इसको हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। जो आपकी सबसे लंबी नदी है उसे सबसे पहले कवर करेंगे, फिर आपकी सेकंड जो दूसरे नंबर पे है आपकी तीसरे वाली, फिर चौथे वाली। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं आपकी सतलुज नदी पर, क्योंकि जो सतलुज नदी है वो आपकी हिमाचल की सबसे लंबी नदी है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में ही कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं सतलुज नदी पर। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सतलुज नदी है आपकी उसका उद्गम स्थल है आपका तिब्बत मानसरोवर। ठीक है, तो कई बार ऑप्शन आपके पास तिब्बत मानसरोवर होगा, कई बार आपके पास राकसताल भी होगा और कई बार आपके पास कैलाश पर्वत भी होगा। तो आपने तीनों ध्यान रखने कि तीनों किसका उद्गम स्थल है आपका सतलुज नदी का। ठीक है, तो फिर सेकंड है आपका कि ये हिमाचल में कहाँ एंटर होती है। तो हिमाचल में आपके किन्नौर के शिवकी नामक जो दर्रा है वहां पर ये एंटर होती है आपकी सतलुज नदी। ठीक है, फिर आपका चलते हैं आगे। इसके जो किनारे में जो बसे हुए शहर है वो आपका कल्पा। ठीक है, कल्पा भी आपका सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। फिर आपका नामगिया भी आपका सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर आपका रिकांगपियो जो आपका किन्नौर का जो मुख्यालय है रिकांगपियो, वो भी आपका सतलुज नदी के किनारे ही बसा हुआ शहर है, ये भी आपने ध्यान रखना है। फिर चलते हैं, फिर इसकी कई बार ये पूछा गया कि जो सतलुज नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो उसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी आएगी वो है आपकी स्पीति नदी। स्पीति नदी का जो उद्गम है वो आपका लाहौल स्पीति से होता है, लाहौल स्पीति के कुंजुम नामक दर्रे से होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ से एंटर हो गई किन्नौर में। किन्नौर में आपके जो जहाँ पर खाब नामक जो जगह है वहां पर ये आपके सतलुज नदी में मिल जाती है। तो ये जगह भी आपने ध्यान रखने के बाद जगह के बारे में पूछ लिया जाता है कि स्पीति जो नदी है वो सतलुज में कहाँ पर, मतलब कौन सी जगह पर आपकी इसमें सतलुज में मिलती है। तो आपका खाब वहां पे जगह आएगी, ये आपने ध्यान रखना है। ये हो गया आपका, ये जगह भी आपने ध्यान रखनी, जो इनके किनारे में जो बसे हुए शहर है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। फिर चलते हैं आपके शिमला पर। फिर ये शिमला में एंटर हो जाती है आपकी जो स्पीति लास्ट आपकी सतलुज नदी है, ये आपकी एंटर होती है आपकी शिमला में। शिमला में आपकी चौहारा, शिमला में आपका चौहारा जो नाम की जो जगह है वहां पर ये एंटर होती है आपकी शिमला में। ठीक है, और जो रामपुर, उससे आगे आपका रामपुर शहर आएगा। ठीक है, रामपुर शहर भी आपका स्पीति नदी के किनारे ही आएगा। ठीक है, फिर आगे आपकी जो नोगली खड्ड है ये भी आपकी स्पीति में मिल जाती है। ठीक है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो आपकी नोगली खड्ड है किसकी सहायक खड्ड है, मतलब तो आपका सतलुज नदी की सहायक है आपका, ये भी आपने ध्यान रखना है। फिर चलते हैं आपका आगे। फिर यहाँ पर ये कुल्लू के साथ तो बाउंड्री बनाती हुई आगे मंडी में भी ये आपके ये मतलब यहाँ पे फिरनू नामक एक गांव है, जहाँ पे मंडी में प्रवेश करती है वहां पे आपका फिरनू नामक एक गांव आएगा। ठीक है, फिरनू नामक एक गांव है, वहां पर ये मंडी में एंटर हो जाती है। मंडी में भी क्या है आपकी बाउंड्री बनाती है बाहर से। ठीक है, तो जो आपका तत्ता पानी है, झरना है, बिल्कुल मंडी के क्या है नीचे वाले एरिया में पड़ता है आपका। ठीक है, नीचे लास्ट वाला जो एरिया है, तो वहां पर आपके में क्वेश्चन आता है कि जो आपका तत्ता पानी जो नामक झरना है वो आपके किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी आपका सतलुज नदी के किनारे ही स्थित है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ये भी पूछ लिया जाता है। फिर आपके मंडी से होती हुई आगे ये आपके आगे एंटर हो गया आपके सोलन में। सोलन में आपकी बाउंड्री बनाएगी। ठीक है, सोलन में बाउंड्री बनाती हुई आपकी यहाँ से ये बिलासपुर में एंटर हो जाती है। ठीक है, बिलासपुर में एंटर होते ही सबसे पहले इसके साथ सीर खड्ड जो आपकी है वो इसमें मतलब मिल जाती है, आपकी सतलुज नदी में मिल जाती है। फिर यहाँ से आगे होते हुए आपका गोविंद सागर जो झील है इसका निर्माण करती है ये। ठीक है, ये भी आपका सतलुज नदी पर ही मतलब बना हुआ है। सतलुज नदी का जो पानी है
आपका क्या है, गोविंद सागर में मिलाया गया है। लेकिन जो गोविंद सागर जो झील है आपकी, ये बहुत मतलब काफी बड़ी झील है। तो आपके जो उन्नाव का नीचे वाला जो एरिया है, ठीक है, उन्नाव का जो नीचे वाला एरिया है ना, ये वाला, ये भी क्या है आपका, इसको भी कवर कर रही है झील। गोविंद सागर जो झील है आपकी, ये भी आपने ध्यान रखना है। और जो गोविंद सागर आपकी झील है, ये हिमाचल की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। ये भी ध्यान रखना है आपने कि जो हिमाचल की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है आपकी गोविंद सागर है। और कहाँ पर बनी हुई है, सतलुज नदी पर ये बनी हुई है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो जो आप और फिर वहां से आपके आगे ये बाखड़ा बांध जो है आपका, उसका भी निर्माण, बाखड़ा जो डैम है ये भी आपका सतलुज नदी पर ही बना हुआ है, ठीक है। जो बाखड़ा जो बांध था आपका, इसका कार्य 1948 में शुरू हुआ था, ठीक है, और 1963 में जाके इसका कार्य पूरा हुआ। मतलब डैम बनाने का कार्य 1948 से शुरू हुआ और 1963 में ये कार्य क्या है, वो आपका पूरा हो गया था डैम बनाने का, ठीक है। और जो ये आपका बाखड़ा जो डैम है, ये कितने मेगावाट का है, ये आपका 1325, ठीक है, 1325 मेगावाट की इसमें यहाँ पर बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपने। फिर यहाँ से आपके पंजाब में एंटर हो जाती है। तो जहां से ये पंजाब में एंटर करती है, वहां पर गांव पड़ता है आपका नैला, ठीक है। मतलब जहां पर ये पंजाब हिमाचल से पंजाब में एंटर करती है, वहां पर गांव है आपका नैला गांव, ठीक है। वहां पर नैला गांव पड़ता है आपका। ये भी आपने गांव का नाम भी ध्यान रखना है। बाकी बाखड़ा भी हो सकता है ऑप्शन में, तो आपने बाखड़ा भी ध्यान रखना है और नैला, दोनों आपने ध्यान रखना है। तो ये आपकी सतलुज नदी होगी। इसकी जो लेंथ है आपकी हिमाचल में, ये बहती है आपकी 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर क्या है, हिमाचल में बहती है और हिमाचल की सबसे लंबी नदी भी इसे कहा गया है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आए कि हिमाचल में जो आपकी सतलुज नदी है, ये सबसे अधिक किस जिले को कवर करती है, सबसे अधिक किस जिले में बहती है, फिर आएगा आपका किन्नौर, ठीक है। किन्नौर में ये 130 किलोमीटर किन्नौर में बहती है सतलुज नदी आपकी। 130 किलोमीटर कहाँ बहती है आपके, किन्नौर में ही बहती है, ठीक है। और सबसे अधिक जल ग्रहण करती है, जो मतलब जिसकी अधिक सहायक नदियां हैं, वो भी आपकी सतलुज नदी ही आएगी, ठीक है। मतलब जो अधिक जल ग्रहण करती है बाकी नदियों से, तो वो भी आपकी सतलुज नदी ही है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपने। ये सतलुज नदी की कुछ विशेषताएं थी जो मैंने आपको बताई, तो आपने इनको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके किनारे जो बसे हुए शहर है और ये कितना किलोमीटर बहती है और सबसे अधिक किस एरिया को कवर करती है, ये भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और जो इसके सहायक सबसे बड़ी जो इसकी खड्ड है सहायक, वो आपकी सीर खड्ड है। और सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो आपकी स्पीति नदी है। इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो आपकी स्पीति नदी है। तो दोनों चीज आपने ध्यान रखनी इस तरह से। और इसके बाद चलते हैं आपका ब्यास पर, क्योंकि इसके बाद जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी ब्यास ही है हिमाचल की। तो इसके बाद हम ब्यास पर चलते हैं। ब्यास का जो उद्गम है वो आपका ब्यास कुंड से माना गया है, ठीक है। और ब्यास कुंड आपका कहाँ स्थित है, जहां पर आपका रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा आपका कुल्लू और लाहौल के बीच में स्थित है, ठीक है। तो कुल्लू और लाहौल के बीच में स्थित आपका रोहतांग दर्रा है। और रोहतांग दर्रे का पुराना नाम क्या है, भृगु तुंग। भृगु तुंग भी रोहतांग दर्रे को ही कहा जाता था। तो कई बार भृगु तुंग भी ऑप्शन में होता है दिया, कई बार आपका रोहतांग दर्रा भी होगा और कई बार आपका ब्यास कुंड भी होगा। तो तीनों आपने ध्यान रखने हैं। ये उद्गम किसका, आपका ब्यास नदी का उद्गम स्थल है आपका, ठीक है। रोहतांग का मतलब आपको पता ही होगा, लाशों का ढेर भी कहा जाता है। जो रोहतांग दर्रे का अर्थ है वो है लाशों का ढेर। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से ब्यास नदी आपका उद्गम है आपका यहाँ से मनाली को कवर कर रही है। मनाली जो शहर है वो भी आपका ब्यास नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। फिर आपका आगे आपके जो पार्वती नदी है, मतलब ब्यास की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो आपकी पार्वती नदी है, ठीक है। और पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आपका मंतलाई जो झील है वहां से आपका पार्वती नदी का उद्गम होता है। तो ये आपने ध्यान रखनी दोनों चीजें। ये सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, ठीक है। और जो आपकी पार्वती नदी है आपकी, वहां पर आपका यूरेनियम, पार्वती जो नदी है आपकी, उस नदी में आपका यूरेनियम नामक जो धातु होती है ना, वो भी आपकी पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन कई बार मतलब पूछा गया है कि यूरेनियम जो धातु है किस नदी में पाई जाती है, तो आपकी पार्वती नदी में पाई जाती है। आपने इस तरह से इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आगे चलते हुए बजोरा में क्या है, आपके मंडी में प्रवेश करती है ये, ठीक है। और मंडी में आपके क्या है, पंडोह डैम का निर्माण करती है आपकी। मतलब जो पंडोह डैम है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो ये भी आपका ब्यास नदी पर ही बना हुआ है। ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पंडोह डैम का निर्माण करती हुई आगे चलते जो मंडी शहर है आपका, वो भी आपका ब्यास नदी पर ही स्थित है। यहाँ से होती हुई आपकी जो आपका हमीरपुर है उसके साथ क्या बिल्कुल बाउंड्री बनाती है। ये जो आपका हमीरपुर का जो सुजानपुर जो शहर है ना आपका,
सुजानपुर, सुजानपुर जो शहर है आपका वो भी आपका ब्यास नदी के किनारे ही स्थित है, क्योंकि हमीरपुर के साथ क्या है, बाउंड्री बनाती हुई ये आपकी कांगड़ा में एंटर हो जाती है। कांगड़ा में आपके संधोल, ठीक है, कांगड़ा में आएगा आपका संधोल, जहाँ पे कांगड़ा में एंटर होती है वहां पे संधोल नामक जगह पड़ती है, वहां से एंटर हो जाते हैं आपके कांगड़ा में। फिर कांगड़ा में आपका जो पोंग बांध का निर्माण करती है ये, जहाँ पर आपका पोंग बांध का निर्माण हुआ है वहां पर पहले आपका देहरा गोपीपुर एक गांव था, ठीक है, जो पोंग बांध के बनने पर क्या है, डूब गया था, मतलब ठीक है, जब पोंग बांध का निर्माण हुआ तो वहां पर देहरा गोपीपुर नामक एक गांव था, और वो क्या है आपका बांध बनने से क्या है पूरा डूब गया था। तो ये देहरापुर जो जगह है वो भी मतलब आपको कहाँ आएगी, ब्यास नदी के किनारे स्थित है। तो ये पोंग बांध को बनाते हुए आगे आपके मिरथल, आगे आपकी जगह आएगी मिरथल, मतलब मिरथल में ही कहाँ है आपके, पंजाब में, ठीक है, पंजाब में आगे ये एंटर हो जाती है, यहाँ से पंजाब में चली जाती है मिरथल नामक जगह से। तो एक तो मिरथल जहाँ से ये छोड़कर आपके पंजाब में एंटर चली जाती है, ये आपने ध्यान रखनी है जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी इसका उद्गम आपने ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, इसकी पार्वती नदी है, ठीक है। और पंडोग और पोंग जो बांध है वो भी इसी नदी पर बने हुए हैं, आपके ब्यास नदी पर ही बने हुए। ये इसके मतलब महत्वपूर्ण जो तथ्य है इनको आपने ध्यान रखना है। और ये कुल कितने और किलोमीटर बहती है, आपके 256 किलोमीटर ये आपकी हिमाचल में बहती है, और दूसरी हिमाचल की सबसे लंबी नदी भी इसको कहा गया है, ठीक है, इसी को कहा जाता है, क्योंकि 256 किलोमीटर हिमाचल में बहती है। फिर चलते हैं आपका रावी नदी पर। जो आपकी रावी नदी है, जो आपकी रावी नदी है ये आपका भादल और तंतगिरी, ठीक है, भादल और तंतगिरी जो दो जो मतलब जल धाराएं हैं वो मिलती है आपकी बड़ा भग्गाल में, ठीक है, बड़ा भग्गाल जो नामक जो जगह है ये यहाँ पर मिलती है, और यहाँ से ये आगे क्या है आपका रावी नदी बनती है। मतलब जो रावी जो नाम पड़ता है वो आपका बड़ा भंगाल के बाद ही इस नदी का नाम पड़ता है, ठीक है, रावी नदी। पहले तो ये बहादुर और तंतगिरी दो धाराओं से मिलकर बनती है, ठीक है, फिर आपका बड़ा भंगाल पे दोनों मिलते हैं और ये आगे आपका क्या है रावी नदी बन जाती है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि जो आपकी जो धौलाधार जो पर्वत श्रृंखला है उसमें आपकी कौन सी नदी मतलब स्थित है या पाई जाती है, तो आपकी रावी आएगी, ठीक है, क्योंकि जो धौलाधार जो पर्वत श्रृंखला है वो आपकी इस वाले एरिया को कवर करती है, ठीक है, मतलब जहाँ पर आपका ये तो आपका ये नीचे वाला चंबा का एरिया और आपका कांगड़ा का हो गया, तो ये उन्हीं के बीच में स्थित आएगी। धौलाधार की जो आपकी श्रृंखला है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, उसमें आपकी रावी नदी ही स्थित है, ठीक है, ये ध्यान रखना हमने। तो यहाँ से होती है आपका भरमौर, चंबा में एंटर हो जाती है आपकी, चंबा में एंटर हो जाती है, तो वहां पे आपके जो भरमौर है ये भी आपका रावी नदी के किनारे स्थित है शहर, ठीक है, भरमौर। फिर है आपका आगे चंबा जो शहर है ये भी आपका रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। फिर आपका मतलब जो रावी नदी आपकी ये क्या है चंबा को दो भागों में भी बांटती है, क्योंकि वहां से बीच से होकर ये जाती है, मतलब जैसे कांगड़ा से एंटर होती है चंबा में तो ये बिल्कुल चंबा के बीच से होकर जाती है, तो ये मतलब जो चंबा को है चंबा जो जिला है उसको क्या है दो भागों में भी बांटती है आपकी रावी नदी, तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। और क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आपका ऐसे बनता है कि जो आपकी जो चंबा जिला है वहां पर आपका पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला भी, आपकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला भी है। जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है नीचे वाले एरिया में जो आती है आपकी, और ऊपर आती है आपकी पीर पंजाल। तो पीर पंजाल और धौलाधार, ठीक है, जो दो पर्वत श्रृंखला है ना, पीर पंजाल और धौलाधार, उनके बीच से होती हुई कौन सी नदी बहती है आपकी रावी नदी, ठीक है, मतलब उन दोनों को अलग करती है। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा कि धौलाधार पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, इन दोनों पर्वत श्रेणियों को कौन सी नदी अलग करती है, तो आपकी रावी नदी आएगी, ठीक है। पीर धौलाधार और पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है उनको अलग करने वाली नदी कौन सी आपकी रावी नदी है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इन दोनों को अलग करती हुई आगे चली जाती है। खेरी जो आपकी जगह पड़ती है ना आगे, खेरी नामक जगह से आपके एंटर हो जाती है आपकी पंजाब में। ये आपने ध्यान रखना है, ये एंटर पंजाब में होती है ना कि जम्मू कश्मीर में, ठीक है। देखो ये भी आपकी पंजाब में एंटर होती है, और ब्यास भी आपके पंजाब में एंटर होती है, और आपकी सतलुज भी आपकी पंजाब में एंटर होती है। तीन ऐसी नदियां जो यहाँ से आपके पंजाब में चली जाती है, ठीक है। ये यहाँ से आपके पहले पंजाब में जाएगी, उसके बाद ये आपकी जम्मू कश्मीर में ये बाद में जाती है, लेकिन पहले पंजाब में एंटर होगी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है इस तरह से। ये आपका हिमाचल में
158 किलोमीटर बहती है, ठीक है। सतलुज आपकी 320 किलोमीटर बहती है। फिर आती है आपकी ब्यास नदी आपकी 256 किलोमीटर बहती है। फिर आती है आपकी रावी, रावी आपकी 158 किलोमीटर हिमाचल में बहती है। तो ये आपने इनका जो लेंथ है इसकी वो भी आपने ध्यान रखना कितनी बहती है हिमाचल में। तो 158 किलोमीटर बहती है आपकी रावी नदी, इस तरह से आपने इसको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं आपका चिनाब नदी पर, ठीक है। चिनाब नदी आपकी बनती है चंद्रा और भागा। जिस तरह से आपकी रावी नदी बनती है भादल और तंतगिरी दो धाराओं से मिलकर आपकी रावी नदी का निर्माण होता है, उसी प्रकार से आपकी जो चंद्रा और भागा दो जो मतलब जल धाराएं हैं उससे आपका चिनाब नदी का निर्माण होता है, ठीक है। चंद्रा और भागा, और जहां पर ये मिलती है वहां पर क्या आपका तांडी, उसको क्या कहते हैं आपका तांडी। तांडी जो नामक जो स्थान है वहां पर क्या है ये मिलती है दोनों जलधाराएं, और यहाँ से आगे इस नदी का नाम क्या है चिन्ना पड़ जाता है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। तांडी के जो जगह है वहीं पर आपका कैलांग भी स्थित है, जो आपका लाहौल स्पीति का मुख्यालय है कैलांग, ठीक है। तो ये आपका तांडी नामक जहाँ पर दो जो जलधाराएं मिलती है वहीं पर ये जगह भी स्थित है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपकी अब चिनाब बन जाती है आगे, ठीक है। तो भुजिल, भुजिल या फिर बुजिल या फिर बुजदिल, बुजिल, बुजिल कुछ ऐसी मतलब जगह है लिखी हुई, कई बार बुजिल होता है, कई बार ल की जगह द भी होता है पीछे दिया हुआ, ठीक है। बुजिल, कई बार बुजिद, बुजिद भी होता है लिखा हुआ, ठीक है। मतलब दोनों नाम आते हैं, कई बार बुजिल भी आता है, कई बार पीछे द भी होता है ल की जगह लिखा हुआ। तो बुजिल आपने ध्यान रखना है। बुजिल जो है ये आपका यहाँ से क्या है बुजिल नामक जगह से आपकी चंबा में एंटर हो जाती है, ठीक है, जो आपकी चिनाब नदी है। तो ये आपके चंबा के ऊपर वाले एरिया से होती हुई ऊपर संसारी जो नाला है आपका वहां से आपके जम्मू कश्मीर में चली जाती है। मतलब चिनाब ही ऐसी नदी है जो आपकी सीधी डायरेक्ट आपकी जम्मू कश्मीर में जाती है, ठीक है। बाकी नदी आपकी चंबा वहां पे सॉरी पंजाब में पहले जाती है, ठीक है, तीनों नदियां। और जो आपकी यमुना है ये तो आपकी हरियाणा में चली जाती है, यहाँ से हिमाचल से। तो ये आपका संसारी नाला से आपकी क्या है जम्मू में चली जाती है, और बुजिल जो नामक है वहां पर ये नामक जगह है वहां से ये चंबा में एंटर होती है। दोनों चीज आपने याद रखनी है, संसारी नाला और बुजिल, ठीक है। बाकी तांडी जहाँ पर इसका निर्माण होता है, जहाँ से ये मतलब आपकी चिनाब नदी बनती है। और दूसरी विशेषता ये है कि इस नदी में सोना भी पाया जाता है, ठीक है। जैसे आपका यूरेनियम पाया जाता है आपका क्या कहते हैं यूरेनियम पाया जाता है आपका पार्वती नदी में, और आपका जो सोना पाया जाता है वो आपका चिनाब नदी में। एक आपका अभ्रक धातु भी पूछ ली जाती है। अभ्रक धातु आपकी कौन सी नदी में पाई जाती है, तो अभ्रक धातु आपकी टॉन्स नदी में पाई जाती है। टॉन्स आपकी यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। उससे मतलब जब हम ब्रीफली करेंगे ना नदियों को एक एक करके, तो उस टाइम में आपको डिटेल में इसको मतलब अच्छे से समझा दूंगी। तो अभी इतना करते हैं कि ये तांडी में मिलती है। अच्छा, इसकी सोना इसमें पाया जाता है चिनाब नदी में, और इसकी जो लेंथ है मतलब लंबाई कितनी किलोमीटर बहती है, तो 122 किलोमीटर आपकी हिमाचल में बहती है आपकी चिनाब नदी। सबसे लंबी आपकी है सतलुज नदी, ठीक है, वो बहती है आपकी 320 किलोमीटर। फिर है आपकी ब्यास नदी बहती है आपकी 256 किलोमीटर। फिर है आपकी रावी बहती है आपकी 158 किलोमीटर, ठीक है। फिर आपकी लास्ट में है चिनाब नदी बहती है आपकी 122 किलोमीटर। तो ये आपकी लंबाई भी इनकी ध्यान रखनी है कि हिमाचल को कितना कवर करती है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपकी चिनाब नदी। फिर चलते हैं आपकी सबसे छोटी जो आपकी यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी का जो उद्गम जो स्थान है वो आपका यमुनोत्री पड़ता है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। यमुनोत्री भी है और आपका कालिंदी वहां पर एक पर्वत भी है, ठीक है। यमुनोत्री भी है वहां पर, यमुनोत्री से भी इसका उद्गम माना जाता है। और दूसरा आपका कालिंदी वहां पर पर्वत भी है, वहां से भी इसका उद्गम माना जाता है, क्योंकि इसका वैदिक नाम क्या है कालिंदी ही है। जो यमुना नदी है इसका जो आपका वैदिक नाम है वो आपका कालिंदी है, ठीक है। तो इसको मतलब वेदों में पुराने जो हमारे वेद हैं उसमें यमुना नदी का वर्णन भी है, और इसका उस टाइम नाम मतलब कालिंदी था, क्योंकि कालिंदी पर्वत से भी इसका उद्गम माना गया है। तो ऐसा अपने दोनों में इसको ध्यान रखना, यमुनोत्री और कालिंदी भी। तो यहाँ से आपके आती है, तो ये आपका जहाँ एंटर होती है हिमाचल में वो आपका सिरमौर जिले के खादर माजरी एक जगह पड़ती है, वहां पर ये एंटर हो जाती है, ठीक है, सिरमौर में। और सिरमौर के साथ ही बिल्कुल ही बाउंड्री बनाती है नीचे, ठीक है। इसके किनारे आपका पौंटा शहर है, जो पौंटा साहिब आपका पड़ता है।
पोंटा जो साहिब आपका जो मतलब शहर पर पड़ता है वो आपका इसी नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे, ठीक है। वहां से बाउंड्री बनाती हुई आपके ये हरियाणा में मतलब प्रवेश करती है। हरियाणा में जहाँ प्रवेश करती है वहां पर ताजेवाला जो जगह है वहां से आपके हरियाणा में प्रवेश करती है आपकी यमुना नदी। और हिमाचल में एंटर कहाँ से करती है, ये खोदरी माजरी एक जगह पड़ती है, वहां से ये हिमाचल के सिरमौर जिले में एंटर हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और ये जो हिमाचल में बहती है सबसे मतलब बहने वाली सबसे छोटी नदी भी है, केवल ये 22 किलोमीटर हिमाचल में बहती है, ठीक है। तो सबसे छोटी नदी भी है और सबसे कम भी हिमाचल में बहती है। इसकी लेंथ है 22 किलोमीटर। तो ये लंबाई भी इसकी आपने ध्यान रखनी है। तो ये आपकी इस प्रकार से नदियां थी। ये बहुत ही इजी है, आपने इसको सबसे पहले सबसे लंबी आपकी जो हिमाचल को 2 भाग में बांटती है वो आपकी सतलुज नदी है, ठीक है। इसकी लेंथ है आपकी 320 किलोमीटर। फिर चलते हैं सेकंड आपका ब्यास है, इसकी आपकी 256 किलोमीटर थी, ठीक है। फिर है आपका चलते हैं आपका रावी नदी पर। रावी नदी की थी 158 किलोमीटर लेंथ और जो आपकी चिनाब है उसकी थी 122 किलोमीटर, ठीक है। फिर सबसे छोटी आपकी है ये यमुना नदी, इसकी जो लंबाई है वो आपकी केवल 20 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर ये मतलब हिमाचल में बहती है। तो ये आपने ध्यान रखना है इसको इस तरह से। तो ये हमारी नदियां थी। अब इनके वैदिक और संस्कृत नाम भी नदियों के कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, मतलब काफी महत्वपूर्ण है ये भी हम कर लेते हैं। तो जो सतलुज नदी है इसका जो आपका वैदिक नाम है वो आपका सतुद्री, ठीक है। और जो संस्कृत नाम है वो आपका शातुद्री, यहाँ पे श है आगे, ये आपका शातुद्री, ठीक है। तो मतलब इसको आपने कैसे मतलब आपको याद रहेगा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सतुद्री, ठीक है। सतुद्री और शातुद्री, तो वैदिक नाम आएगा वो सतुद्री, ठीक है ना। सतुद्री से सतुद्री, यानी इसका वैदिक नाम क्या है आपका सतुद्री। इन दो में से आप एक नाम याद कर लो, या तो शातुद्री याद कर लो या सतुद्री याद कर लो, तो दूसरा आपको अपने आप याद रह जाएगा। जब आपको एक संस्कृत या वैदिक नाम में से आपको एक याद हो जाएगा तो दूसरा आपको अपने आप याद रह जाएगा। किस तरह से, जैसे संस्कृत है, इसके संस्कृत स, यहाँ पे श आ रहा है, मतलब स और स आपने मिलाना नहीं है, ये अलग अलग रखने हैं आपने। स के साथ आपका श आएगा, शातुद्री, ठीक है। अगर संस्कृत नाम पूछा है स, ठीक है, स को पकड़ना आपने, देखो शब्दों को पकड़ना पड़ेगा, छोटे छोटे शब्दों को, तब जाके आप इन चीजों को याद रख सकते हो। मतलब मैं खुद भी इसी तरह से समझकर इनको याद करती हूँ, तो वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। स है यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है, स देखना है आपने, संस्कृत का स। यहाँ पे है श, तो स और स का आपने नहीं मिलाना है इकट्ठा, स और स नहीं मतलब एक साथ नहीं आएंगे। जैसे स का संस्कृत है तो यहाँ पे सतुद्री नहीं आएगा, यहाँ पे शतुद्री आएगा, मतलब उल्टा आएगा। अगर यहाँ पे संस्कृत पूछा है तो शतुद्री आएगा, अगर वैदिक पूछा है तो आपका सतुद्री आएगा, ठीक है। वैदिक में स रखना है याद, और संस्कृत में आपका उल्टा श याद रखना है, स याद नहीं रखना है श, क्योंकि स अब आपके पास संस्कृत में आ गया है, तो ऐसे इसको ध्यान रखना है अपने। संस्कृत नाम है शातुद्री और वैदिक नाम है इसका सतुद्री, और इसको क्या है पीली और लाल नदी भी इसको कहा गया है। कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि लाल नदी हिमाचल में किस नदी को कहा जाता है, तो आपका क्या है सतलुज को भी मतलब सतलुज नदी को कहा जाता है। तो इस तरह से इनको आपने थोड़ा सा मतलब इनको शब्दों के माध्यम से इसको याद रखना है, ठीक है। फिर आपका ब्यास पे चलते हैं। ब्यास का वैदिक नाम है अरिजिक्या और जो संस्कृत नाम है वो आपकी विपाशा। ये तो आपका आसान है, ये आपने ऐसे याद रखना है। जैसे आपका ब्यास का नाम क्या है, वैदिक नाम अरिजिक्या है, और ये है आपका विपाशा। तो जो विपाशा है, जो हीरोइन विपाशा है, वो क्या है, वो संस्कृत नहीं पढ़ती, या उसको संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है। तो संस्कृत नहीं आती है, तो संस्कृत मतलब इसका संस्कृत नाम क्या है आपका विपाशा, किसका, ब्यास नदी का, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी वो आ रहा है, ब्यास में भी आधा, ठीक है आगे, और यहाँ पर भी वो है विपाशा। तो ब्यास का संस्कृत नाम क्या है, संस्कृत विपाशा नाम की लड़की को संस्कृत नहीं आती, तो ये ध्यान रखना आपने कि ब्यास का संस्कृत नाम क्या है आपका विपाशा है, ठीक है। बाकी आपकी अरिजिक्या तो फिर याद रह जाएगा आपको, अगर आपको एक याद हो गया तो आपको दूसरा अपने आप याद हो जाएगा कि अरिजिक्या भी इसी ब्यास का ही नाम है, वैदिक नाम है। फिर आपका रावी पे है आपका, और दूसरी आपको अगर ये आपने ध्यान रखना है अरिजिक्या, तो यहाँ आप देखिए या में भी आ की मात्रा है, ठीक है। सेकंड जो अक्षर है व्यास, यहाँ पे भी या आ रहा है आपका अरिजिक्या, मतलब अरिजिक्या व्यास का ही नाम है, ठीक है, वैदिक नाम।
ये इस तरह से आपने ध्यान रखना है। फिर आपका रावी, रावी का वैदिक नाम है आपका पुरुषानी, ठीक है। रावी का वैदिक नाम है पुरुषानी और संस्कृत नाम है इरावती, संस्कृत नाम इसका इरावती है, ठीक है। और वैदिक आपका पुरुषानी। तो आप ऐसे इसको ध्यान रख सकते हो, मतलब जो पुरुष है वो क्या है आपका वेदों को पढ़ते हैं। रवि नाम का मतलब रावी है ना, रावी नदी, ये गलत हो गया, रावी नदी है, रावी, जो आपकी रावी नदी है ना, मतलब जो रवि नाम का जो लड़का है वो क्या है, मतलब वेदों को पढ़ता है। पुरुषानी से पुरुष हो गया आपका, वेदों से आपका वेदों को पढ़ता है। रावी से आपका रावी नाम का जो लड़का है, रवि नाम का जो लड़का है वो क्या है आपका, मतलब पुरुष है ना, वो रवि नाम का लड़का जो मतलब एक पुरुष है वो क्या है, वेदों को पढ़ता है। तो वैसे आप ध्यान रखना कि रावी है उसका मतलब वैदिक नाम क्या है आपका पुरुषानी है। फिर आपका संस्कृत नाम है इरावती, इरावती, यहाँ पे भी ई की मात्रा आ रही है, रावी में भी आपकी ई की मात्रा आ रही है पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपने या ध्यान रखना है, और यहाँ पे भी अर्जित क्या या, यहाँ पे आपने ई की मात्रा ध्यान रखनी है पीछे, रावी जो वो में जो ई की मात्रा आ रही है, वैसे इरावती में भी ई की मात्रा आ रही है आपकी, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको ध्यान रखना है, संस्कृत नाम इसका इरावती है। फिर आपका चिनाब, चिनाब का है आपका वैदिक नाम है असिकनी, ठीक है, असिकनी। और दूसरा इसका चंद्राभागा, चंद्राभागा तो दो मजा की जलधाराएं भी है, ठीक है। तो वो आपका संस्कृत नाम हो गया चंद्रा और भागा, ठीक है। और बाकी जो वैदिक नाम है वो आपका असिकनी आएगा। असिकनी में आपकी चिनाब है, जैसे इसमें ई की मात्रा आपकी लगी हुई आगे ची, तो यहाँ पे भी ई की मात्रा आ रही है आपके असिकनी, स में भी आ रही है और पीछे न में भी आ रही है, ठीक है, बड़ी की मात्रा, इसमें स में भी छोटी की मात्रा आ रही है। तो चिनाब का वैदिक नाम आपका असिकनी है और संस्कृत नाम का चंद्रा और भागा है, ठीक है। या फिर चंद्रा नाम की जो लड़की है वो क्या है, संस्कृत को पढ़ती है, उसको मतलब संस्कृत भाषा अच्छी लगती है। चंद्रा और भागा जो नाम की जो दो लड़कियां हैं उनको क्या है, संस्कृत भाषा अच्छी लगती है। तो इस तरह से मतलब थोड़ी सी ट्रिक उससे बना के आप इनको याद करने की मतलब कोशिश कर सकते हो, और ये आपको याद भी हो जाएगी इस तरह से। मतलब ऐसे अगर आप इनको पढ़ोगे आप तो ऐसे याद नहीं रहेगी, आप कुछ टाइम के लिए याद रहेगी फिर भूल जाएंगे आप। लेकिन थोड़ा सा अगर आप उनको मतलब शब्दों के माध्यम से, ट्रिकों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपको काफी मतलब आगे लंबे समय तक याद रहेगी। फिर आपका यमुना, यमुना का तो एक ही नाम है, वैदिक नाम कौन सा आपका कालिंदी। कालिंदी क्यों पड़ा, क्योंकि कालिंदी नामक पर्वत से निकली है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कालिंदी, वैदिक नाम। इसका संस्कृत नाम नहीं है कालिंदी, इसका क्या है वैदिक नाम ही है, एक ही नाम है इसका। और आपका जो जहां से निकलती है ना कालिंदी नदी, देखो कई बार क्वेश्चन आता है कि आपके कुलिंद जो थे वो कहाँ के निवासी है हिमाचल में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आएगा कि कुलिंद जो निवासी आपके वो तो किस जिले में रहने वाले निवासी थे पहले, मतलब प्राचीन टाइम में। तो आपके जो कुलिंद है ना, ये आपके इस वाले एरिया में रहते थे जहां से आपकी यमुना नदी निकली, कालिंदी पर्वत से निकली है ना। तो इसके आसपास जो लोग रहेंगे, इधर आपके सिरमौर में भी और थोड़े बहुत आपके शिमला में भी थे, तो वो आपके कुलिंद कहलाएंगे, ठीक है। तो कुलिंद जो लोग रहते थे वो आपके सिरमौर और शिमला में आएंगे, फिर आपके दो जिलों में, मतलब प्राचीन टाइम में कुलिंद जो लोग रहते थे वो आपके सिरमौर और शिमला में रहते थे प्राचीन टाइम में, ठीक है। इन दो जिलों में वो क्या है आपका अपना निवास करते थे। तो ये थी आपकी नदियां। तो इस तरह से आपने इन नदियों को पढ़ना है, जिस तरह से मैंने आपको अच्छे से समझा के मैंने आपको बताया, उसी तरह से आप इनको ध्यान भी रख सकते हो कि सबसे लंबी पहले की, फिर इसके बाद वाली जो लंबी, इसके बाद वाली जिसकी लेंथ सबसे लंबी है, फिर इसके बाद वाली, फिर इसके बाद वाली, फिर सबसे छोटी। सबसे पहले आपसे तो नदी को पकड़ना है क्योंकि सबसे लंबी है। फिर आपने ब्यास को देखना है क्योंकि ब्यास दूसरे नंबर पे सबसे लंबी नदी है हिमाचल की। फिर तीसरे नंबर पे आएगी आपकी रावी नदी, ठीक है। फिर आएगी आपकी चिनाब नदी। तो ये आपने इस तरह से इनको ध्यान रखना है, लेंथ वाइज आपने इनको ध्यान याद करना है, और वैसे ही उनके बारे में आपने विशेषताएं भी पढ़नी है, जो जो इनकी विशेषताएं थी, और उनके किनारे जो बसे हुए शहर है उनको भी आपने ध्यान रखना है। सबसे लास्ट में आपकी फिर यमुना आएगी जो सबसे छोटी है। और इनको भी आप इसी तरह से थोड़ा सा ट्रिक बनाने के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से इनको याद करने की कोशिश करना, ताकि आगे लंबे समय तक आप लोगों को याद रहे। तो ये आज का हमारा विषय था नदियों के बारे में। आगे एक एक नदी को हम अच्छे से ब्रीफली तरीके से करने की मैं कोशिश करूंगी,
ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए उसमें मतलब उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं और वो कितने किलोमीटर वो बहती है, ठीक है। उसके किनारे बसे हुए शहर हैं वो कौन से हैं और कहाँ से किस जिले में ये एंटर होती है, सारा मतलब उसके बारे में, एक ही नदी के बारे में हम अच्छे से ब्रीफली तरीके से करेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो जो मैंने आज आपको करवाई नदियों के बारे में। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि मतलब इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें कि आपको कैसी लगी। जहाँ आपको कहीं कमी लग रही है कि नहीं शायद यहाँ पर गलत हो रहा है या कुछ भी, तो प्लीज़ उसके बारे में भी बताएं, मैं उसे आगे नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगी। और बस आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और जो आपका बेल आइकन जो घंटी होती है बनी हुई उसको भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो की। तो आज के लिए इतना ही, बाय।